किसका आंसर होगा। और समय हमारे पास वैसे ही कम होता है तो हम स्पीड में चलते हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालते चलेंगे। कुछ लगेगा कि ये समझाने का है तो हम बात करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सिक्योरिटी डायलेमा यानी कि सुरक्षा दुविधा, ये जो टर्म है ये किसने कॉइन की है, इसकी रचना किसने की है। तो सभी जानते हैं, जॉन हर्ज इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, किसने तर्क दिया था कि राज्य सुरक्षा के बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि सुरक्षा की बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं। एक सेकंड के लिए रुक जाइए। आंसर इसका आएगा आपका जॉन मियर सिमथ। आपको पता है ना कि ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं। तो ये एक ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं जिसके अंदर ये बात बोलते हैं कि हाँ, कि हमें जो है पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहना चाहिए, और पावर को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा देश जितनी पावर करेगा उसके ऊपर हम बात करें, बैलेंस ऑफ पावर पे चले। नहीं, ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर पे नहीं चलना, हमें डिफेंसिव नहीं होना है कि हम बैलेंस करके चलें, हम ऑफेंसिव होकर चलेंगे। हम पावर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी एनिमी हो, कोई भी पड़ोसी हो, कोई जिससे हमें खतरा लगता हो, वो खतरा पनप ही ना पाए हमारे लिए। तो हमारे लिए पावर सबसे जरूरी है, और पावर को हम ज्यादा से ज्यादा करते चले। जस्ट थोड़ी देर रुक जाइएगा, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो किसने तर्क तर्क दिया था, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अराजकता यानी कि अनार्की वो है जिसे राज्य उत्पन्न करेंगे। ठीक है, ये कथन किसका है, मतलब कि अनार्की के बारे में हमें पता करना है कि अनार्की क्या है, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ये कथन आता है आपका अलेक्जेंडर वेंड जो हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि अराजकता क्या है, अनार्की क्या है। अनार्की वो है जो स्टेट खुद उत्पन्न करते हैं, खुद पैदा करते हैं उसको। ठीक है, तो ये बात कहते हैं अलेक्जेंडर वेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलता है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन संकल्पनाओं के साथ जे एफ लियोटार्ड रिलेटेड है। जे एफ लियोटार्ड को हमें बताना है कि वो किसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला है कि एक तो भाषाई खेल के साथ उनका जुड़ाव है, भाषाई खेल के साथ में। ठीक है, दूसरा है उनका ज्ञान आधारित प्रतिवेदन के साथ। ठीक है, ज्ञान आधारित रिपोर्ट जो है उसके साथ हम नॉलेज बेस्ड रिपोर्ट। तीसरा आएगा उनका संप्रेषणात्मक पारदर्शिता यानी कि कम्युनिकेटिव के ऊपर वो बात करेंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि कम्युनिकेशन हो गया, स्पोर्ट भाषा लैंग्वेज हो गया। ठीक है, लैंग्वेज गेम। ठीक है, और दूसरा फिर नॉलेज हो गया, नॉलेज बेस। ठीक है, ये आएंगे इसके 1 to 4। ठीक है, इसके आगे आएगा आपका निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने में सम्मिलित हैं। मतलब कि यूएन का काम क्या है, वो काम है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कौन से कारक हैं, कौन से या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे आपके सुरक्षा परिषद आता है, सिक्योरिटी काउंसिल, महासचिव आते हैं, जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद आते हैं महासभा। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके पीस को एस्टेब्लिश करने में, पीस मेकिंग में हेल्प करते हैं। आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद जो है ये समाज के बारे में, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में और संस्कृति और कल्चर उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, ये पीस के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है आपका एल रिचर्डसन की बुक है स्टैटिक्स स्टैटिक्स ऑफ डेडली केयरलेस। स्टैटिक्स ऑफ डेडली केयरलेस 1960 में आती है। इसका क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन हमें बताना है कि इसका कंक्लूजन क्या निकाल करके हमें दिया गया है। तो इसका था कि एक तो पहली बात तो यह कि युद्ध की समस्या जो है एक या कुछ राज्यों के क्रूरता से उत्पन्न नहीं होती है।
ये कहना चाहता है कि युद्ध जो वो किसी एक राज्य या कुछ राज्यों के क्रूरता या उनके एक्सप्लॉइटेशन से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, एक बात तो ये कहता है, इसका कंक्लूजन ये है। दूसरा इसका आता है बदला लेने की इच्छा 1820-45 के काल के दौरान युद्ध का कारण नहीं थी। नहीं, ये नहीं आता है इसका। इसका आएगा संलग्नता। संलग्नता युद्ध की निरंतरता में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, मतलब कि जुड़ाव। ठीक है, राष्ट्रवाद ने युद्धों को अभिप्रेरित और उनकी रोकथाम दोनों की है कि भाई नेशनलिज्म जो है उसने युद्ध को बढ़ाया भी है, मोटिवेट भी किया है और उसको रोकने में भी हेल्प की है। ये भी इसके लिए आएगा। तो यानी कि 1, 3, 4 जो है ये इसका आंसर रहेंगे। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन जो है संस्थान, कौन से संस्थान जो वाशिंगटन सर्वसम्मति के भाग है? वाशिंगटन सर्वसम्मति, वाशिंगटन कंसेंसस के कौन से भाग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं? तो वो आते हैं, एक तो IMF आता है, विश्व बैंक आता है और ट्रेजरी, US ट्रेजरी, ये यही आएंगे। विश्व व्यापार संगठन नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको हम नहीं ले सकते यहाँ पे। तो ये 1, 2, 4 ये आएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीय प्रणाली से एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन तीव्र गति से हुआ है। शीत युद्ध की समाप्ति हुआ आफ्टर कोल्ड वार जो है, जो द्विध्रुवीय प्रणाली थी जो कोल्ड वार के समय पे, ठीक है, जो बाइपोलर सिस्टम था वो जो है एक ध्रुवीय हो गया है। ठीक है, यानी कि वन पोलर सिस्टम हो गया, तो यानी कि किसी एक का शासन आ गया, वो काफी तेजी से बढ़ा है। ठीक है, तो उसका ये तो दे दी एक बात, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही, इसका कारण बताया, कारण ये बताया कि पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में सोवियत शक्ति का पतन हो गया, तथा उसके बाद स्वयं USSR का समापन जो है एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन के कारण थे। यानी कि ये कह रहा है कि पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप, इसके अंदर जो सोवियत शक्ति थी, सोवियत जो है वो धीरे धीरे यहाँ से खत्म होता चला गया और उसके बाद USSR भी धीरे धीरे अपने आप जो है वो टूट गया। तो उससे क्या है, एक ध्रुवीय प्रणाली जो है वो तेजी के साथ बढ़ती चलेगी। तो इसका मतलब A भी ठीक है, R भी ठीक है और R जो है इसको बिल्कुल सही एक्सप्लेन करता है। ये बात बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दो कारण वही वैसा ही, यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर संयुक्त राज्य अमेरिका एक अधिक प्रभुत्व शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। बिल्कुल वही वैसा ही क्वेश्चन है कि आफ्टर कोल्ड वार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका USA जो है वो हेजमनिक टाइप नेशन जो वो बन गया है। क्यों बन गया है, क्या कारण है इसका? कारण ये बताया इन्होंने कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन हो गया। कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो जितनी भी साम्राज्यवादी शक्तियां थी वो खत्म हो गई। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में खत्म। ठीक है, तो 1945 में जब वो खत्म हुआ तो उस समय पे उससे पहले कौन कौन सी इंपीरियलिस्टिक पावर थी? फ्रांस था, पुर्तगाल था, ब्रिटेन था और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये सब बहुत पावरफुल कंट्री हैं। उधर से जापान, ये भी पावरफुल कंट्री था। तो ये इंपीरियलिस्टिक कंट्री हैं सारी। इसमें क्या हुआ कि जैसे अमेरिका ने क्या किया कि जापान के ऊपर जैसे ही परमाणु डाला तो वैसे ही डर हो गया दुनिया के अंदर, इसके पास परमाणु है। तो क्या हुआ कि वो सारी की सारी शक्तियां जो हैं, यूरोप की जो शक्तियां थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वो कमजोर पड़ गई, क्योंकि सारा का सारा विश्व युद्ध जो हो, पहला वर्ल्ड विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, दोनों विश्व युद्ध कहाँ पे लड़े गए? यूरोप के अंदर। तो यूरोप का जो जितना भी स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सारा का सारा तबाह हो गया। जब वो तबाह हुआ तो देश की इकोनॉमी डाउन पड़ गई और इकोनॉमी डाउन पड़ेगी तो पॉलिटिक्स ऑटोमेटिक डाउन पड़ जाएगी और जब पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाए तो इसका मतलब देश कमजोर स्थिति में जा रहा है। तो सारे देश कमजोर स्थिति में चले गए। उसके बाद सबसे उभरता हुआ राष्ट्र कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है एक तरफ, तो दूसरी तरफ रसिया चल रहा है। लेकिन रसिया उस तरीके की धारणा रखता ही नहीं है जिस तरीके की अमेरिका की धारणा थी। तो अमेरिका अपने आप में पावरफुल बनता चला गया। ठीक है, अमेरिका ने खुद को देख लिया कि अब मौका है पावर हासिल करने का दुनिया में, क्योंकि परमाणु उसके पास था तो बोलने वाला कोई था नहीं उसके सामने। तो वो अपने आप में एक बड़ी पावर बन गया और जब वो बड़ी पावर बन गया तो इसका मतलब ये था कि जितनी साम्राज्यवादी शक्तियां वो समाप्त हो गई हैं। ठीक है, उनके समाप्त होने से अमेरिका अकेला ऐसा बच गया जो ताकतवर दिख रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे कैपिटलिज्म को, जो पूरी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो अधिक प्रभित, याद रखना कि एक अधिक प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली
राष्ट्र बन गया, तो इसीलिए बन गया कि साम्राज्यवादी शक्तियां खत्म हो गई थी। तो ये बात भी इसकी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी इसकी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने वैसा ही, लेकिन यहाँ पे अजर्सन रीजन नहीं, यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और कौन सी गलत है। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या, अलेक्जेंडर वेंड ने इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की के 3 प्रकारों की पहचान की है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी, अलेक्जेंडर वेंड एक आदर्शवादी विचारक है। देखो एक चीज याद रखिए, अगर कोई आदर्शवादी विचारक होगा तो वो अराजकता की बात करेगा ही नहीं। आदर्शवादी विचारक बात करेंगे कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक कंट्रियां जो हैं वो पीस चाहती हैं, और जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो कभी आपस में युद्ध नहीं करती है। अराजकता की बात कौन करेगा, अराजकता की बात करेंगे रियलिस्टिक लोग। वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि दुनिया के अंदर जो है वो अराजकता है, उनके बीच में संघर्ष है पावर को लेकर के, पावर सभी को गेन करनी है, सभी को पावर चाहिए, और जब पावर की जरूरत पड़ती है उनके बीच में तो वो एक दूसरे के साथ युद्ध भी करते हैं, ठीक है। और एक और बात ये कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है, जैसे एक देश को जो है, एक देश को पूरी दुनिया को जैसे एक देश अपने देश के नागरिकों को कंट्रोल करता रहता है, अपने देश की जनता को कंट्रोल करता है, सरकारों को कंट्रोल करता है, वैसे दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भाई अमेरिका के ऊपर कोई लगाम लगा के भारत पे लगाम लगाए, चाइना पे लगाम लगाए, रसिया पे लगाए, ब्रिटेन पे लगाए, ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। तो इसलिए वो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, जो ताकतवर होता है उसी की बात बनती है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वहां पे चलती। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अराजकता है, अनार्की है, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको जो करना है वो अपनी मर्जी से कर लेता है, अपने जितना उसका मादा होता है उसके हिसाब से वो कर लेता है, तो अराजकता है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरी बात गलत है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1 ठीक है 2 गलत है, ठीक है, ये इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो दिया गया, कुछ किताबें मिलानी है आपको, ठीक है। तो किताबें क्या होंगी कि जैसे साइलेंट स्प्रिंग है, किसने किताब लिखी है, रिचर्ड कार्सन ने, आर कार्सन ने, ठीक है। और डीप इकोलॉजी किसने दी है अप्रोच, और किताब भी है अर्नेस्ट नाइस की। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है वो किसके, गैरेट हैरडिन की है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गैरेट हैरडिन। और इमेजिन कम्युनिटी बेंडिक्ट एंडरसन, बी एंडरसन, ये आपको याद कर लेना, इसी तरीके से ये सारी बातें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात प्रणाली, निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इस इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का भारत सदस्य है, आपको बताना सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम जो है, मिसाइल को कंट्रोल करने वाली एक एजेंसी है, उसका तो भारत सदस्य बन गया था। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का है, एनएसजी ग्रुप है, क्या भारत इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य बना ही नहीं है, और भारत कोशिश करता है कि इसका सदस्य बन जाए, ठीक है। अगर भारत इसका सदस्य बन जाता है तो न्यूक्लियर की जो भारत में प्रॉब्लम रहती है, न्यूक्लियर फ्यूल की प्रॉब्लम रहती है, वो कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। फिर जैसे वासेनार अरेंजमेंट का भी है और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का ही भारत सदस्य है। असल में क्या है कि ये सारे के सारे ग्रुप जो ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल जो वो सप्लाई करते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है सब कुछ कंट्रोल इसके हाथ में रहता है, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका होल्ड करता है इसको। ये बाकी ग्रुप जो है, ये अलग ग्रुप है, ये इतना होल्ड नहीं करते। तो इसलिए भारत चाहता है कि हम एनएसजी के सदस्य बन जाएं। 2008 में एक बार बात उठी थी कि जब भारत और अमेरिका के बीच में हाइड एक्ट हुआ था, 123 समझौता जिसे आप बोलते हैं, हाइड एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड एक्ट भी 123 समझौता ही भारत परमाणु, भारत अमेरिका परमाणु शांति समझौता जिसे आप कहते हैं वो भी है उसको, ठीक है। तो ये कई नाम है उसके, तो उसमें भी बात हुई थी कि हम बन जाएंगे सदस्य, लेकिन नहीं बन पाए थे, नहीं हो पाई हमारी बातचीत पूरी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ऐसी भारत की किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यों में कब भाग लिया था। भारत की महिला पुलिसकर्मी ने, मिलिट्री नहीं, महिला पुलिसकर्मी सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियानों के अंदर कब भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो 2007 में हम जो है पहली बार एक महिला ने भाग लिया है, किसने लिया है वो आप खुद ढूंढ लेना। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो किसके अंदर हुई थी, ये आपको बात याद रखनी है। एक ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, आप सब जानते हैं, 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर यह निर्णय लिया गया था। और उसके बाद जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र कब बना था,
बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं 1945 में। निम्नलिखित में से किसने प्रभाव की रोकथाम, कंटेनमेंट, प्रभाव की रोकथाम यानी कि कंटेनमेंट जो पद है, जो टर्म है, वो किसका गढ़ा हुआ है, किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जॉर्ज कैनन एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये शब्द गढ़ा था। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शीत युद्ध की विशेषताएं नहीं है। भाई कोल्ड वार की विशेषताएं क्या नहीं, क्या परमाणु हथियारों की होड़ थी, नहीं ये तो नहीं थी। ठीक है, प्रोपेगेंडा युद्ध था, ये बिल्कुल ठीक है। गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी थी, नहीं ये भी नहीं है। तीसरे विश्व के देश जो हैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे, प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्ट बिल्कुल सम्मिलित थे क्या तीसरे देश के देश, तीसरी दुनिया के देश इसके अंदर प्रत्यक्ष तौर पे इसके अंदर सम्मिलित थे तीसरी दुनिया के देश। कुछ देश थे कुछ नहीं थे। देखो एक तो ये बात जो है हम ये मान सकते हैं कि नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, एक बार देखिए विशेषताएं नहीं है, विशेषता क्या है। देखो वैसे तो मुझे लगता है कि परमाणु हथियारों की दौड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये बात जरूर आई थी कि परमाणु हथियार जैसे रसिया ज्यादा बना रहा है, मैं ज्यादा बनाऊंगा, मैं पावरफुल हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस दौड़ को हम मान सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली इसको फाइनली हम कर दे कि ये दौड़ वही थी, नहीं वैसा इतना नहीं है। ज्यादा जो बात होती है वो प्रोपेगेंडा युद्ध की थी यहाँ पे। ठीक है, आपस में तनाव बनाने की जरूरत है, क्योंकि परमाणु की हथियारों की दौड़ थी तो परमाणु हथियार बनते रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक तो ये बात तो बिल्कुल नहीं आएगी, ये बात भी नहीं आएगी, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो इसमें थी ही नहीं, थर्ड और फोर्थ तो इसमें आएगा ही नहीं कहीं पर भी। अब हम इसको अनुमान लगाएंगे इसके अंदर जो ऑप्शन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हमें ओनली 2 मिलता तो हम ओनली 2 लगाएंगे, अगर हमें 1 और 2 मिलता तो 1 और 2 लगाएंगे। ठीक है, अगर तो विशेषता नहीं बतानी है तो उसमें जैसे 3 और 4 या 1 3 4 ऐसे मिलेगा तो उसे देखते हैं। तो इसके अंदर 3 तो कहीं नहीं है, 3 और 4 दिया हुआ है, तो हम इसको 3 और 4 मान लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष देश जो इस युद्ध के अंदर जो उसके उनके खिलाफ कोई आर्थिक नाकेबंदी नहीं की गई। ठीक है, वो बिल्कुल उनको निरपेक्ष रखा गया, गुट से अलग रखा गया। तीसरे विश्व के जो देश हैं वही गुटनिरपेक्ष देश हैं, तो वो शामिल ही नहीं है, तो फिर वो कैसे हो जाएंगे। ठीक है, नए देश जो इसमें शामिल थे ही नहीं। तो थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय वातावरण पर, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो उसके ऊपर सोवियत संघ के साथ जो है अमेरिका का प्रभुत्व रहा, यानी कि एक तो यूएसएसआर और एक अमेरिका, इन दो का प्रभुत्व रहा, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया गया, जिसको हम कोल्ड वार के रूप में हम जानते हैं। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए हम। दूसरी बात, क्यों क्यों जानते हैं हम उसको, इसलिए क्या क्यों है ऐसा, कारण बताया, उसका कारण ये बताया कि शीत युद्ध ने न केवल अमेरिका एवं सोवियत संघ के साथ अमेरिका से संबंध देशों और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों, बल्कि अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उसके मित्रों के संबंधों को रंग रंजित किया है, यानी कि सबकी पहचान की है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कोल्ड वार में यही चीजें तो थी सारी की सारी, आपस में मित्र राष्ट्र कहीं पे हैं, मतलब अमेरिका के सहयोगी, रसिया के सहयोगी, फिर कुछ जो गुट निरपेक्ष देश जो कभी अमेरिका के साथ कभी रसिया के साथ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। तो दोनों बातें सही हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी हम इसकी सही मानकर चलते, तो आंसर ए माना जाएगा, सही व्याख्या इसकी। नेक्स्ट चलते हैं इसका, नीचे दो कथन, दोनों कथन फिर से एक बार फिर से दो स्टेटमेंट दी गई हैं और दोनों स्टेटमेंट में हमें ये बताना सही कौन सी गलत कौन सी है। वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन की समस्याएं, यानी कि ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल चेंज की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं जनसंख्या संघनकों के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती है। ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम आई है वो फिलहाल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उसके बिना नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या बढ़ना भी है और हम मॉडर्न टाइम में जितनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जितनी चीजें यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके और सारा का सारा जो हम कार्बन एमिशन करके, उसी से तो एनवायरमेंट प्रॉब्लम पैदा हो रही है।
ठीक है, रिसोर्सेज को इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, बहुत फास्टली, बहुत रैपिड वे में हम चल रहे हैं उसको यूज करने पे। तो अभी जैसे गर्मी बढ़ रही है, सर्दी में कितनी सर्दी थी, जबरदस्त सर्दी थी, गर्मी में जबरदस्त गर्मी हो रही है। अब देखना, हो सकता है बारिश में जबरदस्त बारिश होनी शुरू हो जाए। ठीक है, आप कहें कि ये क्या हो रहा है। तो ये समस्याएं कहां से आ रही है, ये सारी समस्याएं आ रही हैं इसी की वजह से कि जो हम लगातार मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी जनसंख्या जगह लगातार बढ़ रही है, तो संसाधन कम पड़ रहे हैं, हमारे रिसोर्स कम पड़ रहे हैं, इसलिए पर्यावरण की समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा कथन दिया कि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करना कठिन है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई हम जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हो उसकी समस्या जो हो उसको समाधान करना कठिन है, क्योंकि इसमें अंतरा एवं अंतरपीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रिया जन समस्याएं शामिल होती हैं। देखो, एक तो पहली पीढ़ी, एक उसके बाद की पीढ़ी, दोनों प्रकार की जो उनकी जो क्रियाएं हैं वो सामान्य तौर पे शामिल हैं। ठीक है, पहले वाली भी आगे वाली भी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी ने 10 साल पहले भी एनवायरमेंट पोल्यूशन किया है, उसका भी इफेक्ट आज दिखेगा। कोई आज कर रहा है उसका भी दिखेगा, कोई कल करेगा उसका भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये बात भी ठीक है, इसका समाधान करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम दोनों बातों को सही मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके विकास के कालक्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। भाई जो जो चीजें जहां जैसे हुई हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये जैसे लीगल सोवर्निटी है, लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर सोवर्निटी, पॉलिटिकल सोवर्निटी, बहु संप्रभुता सिद्धांत जिसे आप कैसे मतलब कि ये कह सकते हैं कि प्लूरल सोवर्निटी ये आएगी। अब ये पहले दूसरे तीसरे चार पे दिए हुए, अब आए किस क्रम में ही, ये डेवलप कौन सी कब होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पहले आती है लीगल सोवर्निटी सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी पॉलिटिकल सोवर्निटी, और फिर आती है आपकी पॉपुलर सोवर्निटी, और फिर प्लूरल सोवर्निटी। ठीक है, इस तरीके से इसका क्रम बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं, दे भी रखा है ऐसा क्रम में। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है केनेथ वोल्ज। क्या थे केनेथ वोल्ज के बारे में सब जानते हैं, क्या थे वो, रियलिस्टिक थे, लेकिन कौन से रियलिस्टिक, नियो रियलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत निम्नलिखित का हस्ताक्षर करता है। भारत ने किसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं बताइए। क्या सीटीबीटी पे किए थे 1996 के अंदर जो आती है, सीटीबीटी नहीं किए थे, भारत ने मना कर दिया था। साल्ट, साल्ट तो भारत और के बीच होती ही नहीं है, साल्ट तो अमेरिका और रसिया के बीच में, तो भारत है ही नहीं। एनपीटी, एनपीटी पे भी 1968 में भारत ने मना कर दिया था। तो सीईपीए, सीईपीए इसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है, बिल्कुल ठीक करेक्ट क्या है। तो आपको क्या देखना है, इसके अंदर चार दिए गए हैं, चारों को जोड़ना है आपको, कौन कौन से ठीक बनेंगे यहाँ पे। यहाँ बनेंगे नागरिकता एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। देखो, ये ट्रीटी होती है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर जो है एक ट्रीटी हुई 1966 में, ये बिल्कुल ठीक है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2000, नहीं ये नहीं हुआ था, ये है ही नहीं यहाँ पे। बाल अधिकार अधिनियम, चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट कन्वेंशन 1989, ये मुझे ठीक लग रहा है, ये ठीक भी है। इसके बाद आर्थिक सामाजिक अधिकार पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल, नहीं ये नहीं हुआ था। तो 1 एंड 3 ये दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो इंटरनेशनल कोर्ट कहां पे है, हेग के अंदर ही है। ठीक है, बिल्कुल। डब्ल्यूएचओ लंदन में है, क्या है, डब्ल्यूएचओ लंदन में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, क्रिमिनल जस्ट कोर्ट, सॉरी ये मुझे ठीक लग रहा है, ये ठीक है, रोम के अंदर ही है ये। ठीक है, तो ये ठीक है इसका। और इसके बाद जो IAEA, न्यूयॉर्क में, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे चलिए। यहां पे आपको ये लेखक दिए गए हैं और इनकी पुस्तकें दी गई हैं। बताइए कौन सी किताब किसकी है, जोड़ लीजिए एक बार, अपने आप जोड़ लीजिए। हेनरी किसिंजर, ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, केनेथ वोल्ज,
केनेथ वोल्ज, मैन द स्टेट एंड पावर, और अमिताभ आचार्य, मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर, जोसेफ नाई, द फ्यूचर ऑफ पावर, द फ्यूचर ऑफ पावर, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, दो पावर बताई है इन्होंने। अमिताभ आचार्य ने वर्ल्ड ऑर्डर पे काफी काम किया है, तो इसको याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको जरूरी है याद करना। ये बाकी लोग तो आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन अमिताभ आचार्य को नहीं पढ़ते, हम कम पढ़ते, तो ये याद रख लेना इनकी किताब। नेक्स्ट आता है आपके बिल्कुल फिर से वही मिलान करने हैं आपको, तो यह आएगा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? गरीबी एवं भूखमरी, ये है ना? हाँ। इसके बाद आता है मार्शल प्लान, क्या था? यूरोप के पुनरुत्थान के लिए एक इकोनॉमिक प्लान आया था, ठीक है। और G77 क्या है? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने वाले देशों का एक समूह। गेट क्या है? गेट से बनता है विश्व व्यापार संगठन, WTO। ये इस तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़ देना। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपको बताने की ये देश हैं और सिटीजन चार्टर इन देशों में कब लागू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी गवर्नेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका गवर्नेंस का जो कल टेस्ट हम डालेंगे उस टेस्ट से रिलेटेड भी है ये। तो यहां पे बताइए कहां पे कब लागू हुआ, याद कीजिए। देखिए एक बार, कनाडा के अंदर लागू होता है 1995 में, और भारत के अंदर लागू होता है 1997 में, और मलेशिया में 1993 में, और फ्रांस में 1992 में। ये बनेगी इसकी लिस्ट, इसको याद कर लेना, बिल्कुल एक्यूरेट दिए गए ये पूछी जाती है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राधान्यवाद, आधिपत्यवाद यानी कि हेजेमनी, प्रमुख सत्ता विनियमित प्रणाली है। यानी कि हेजेमनी प्रमुख सत्ता विनियमित यानी कि कंट्रोल्ड, रेगुलेटरी, यानी कि हेजेमनिक अथॉरिटी जो है वो रेगुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये बात है इसकी, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल सही बात है कि जो भी हेजेमनिक सिस्टम होता है, हेजेमनिक अथॉरिटी जो होती है वो रेगुलेटरी काम करती है, रेगुलेटरी सिस्टम होता है वो। दूसरी बात, इसका कारण क्या बताया इन्होंने? कारण ये बताया है, क्यों है ऐसी ये, क्योंकि यथार्थवादी सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से लेकर प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करने से। भाई रियलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है इसके बारे में? रियलिस्टिक अप्रोच नहीं तो इसको बताया है। रियलिस्टिक अप्रोच ये बात बोलती है कि कोई बड़ी शक्ति जैसे अमेरिका लगा लीजिए, तो वो अमेरिका क्या करेगा, किसी दूसरे राज्य में उस राज्य का, उस स्टेट का, उस देश का जो लीडरशिप होती है उससे लेकर के उसके ऊपर अपना प्रभुत्व रखेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो उस देश की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। इसीलिए जो है वो कंप्लीटली प्राधान्य यानी कि हेजेमनी बनाएगा, और हेजेमनी बना करके वहां पे जो रेगुलेशन तैयार करेगा। इसलिए दोनों बातें ठीक हैं और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल एकदम स्टिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, शीत युद्ध। शीत युद्ध के अंदर क्या था? द्विध्रुवीय विश्व था, सही सुमेलित है। बर्लिन संकट कब आता है बताइए, याद कर लीजिए, आराम से देख लीजिए चीजों को, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आपको सही बताना है। 1949। क्यूबा मिसाइल संकट, ये ठीक है, 1962 में आता है। मार्शल योजना, मार्शल योजना अभी तो बताया था यूरोप के लिए थी, जापान के लिए तो थी ही नहीं, गलत है ये। तो इसका मतलब 1 और 3 ये दो ही बातें ठीक है, और ये गलत है, ये 55 लिखा हुआ है। यहाँ 55 की जगह यहाँ पे ये लिखा होता है कि स्वेज नहर संकट, तो स्वेज नहर संकट ठीक होता है। बर्लिन संकट 1949 में ही है, तो ये 1 और 3 ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नागरिक निम्नलिखित अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन को कालक्रम में लगाना है। अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन जो है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी स्वरूपों के अध्ययन, स्वरूप के अपने एलिमिनेशन, स्वरूप के एलिमिनेशन पर अभी समय,
यानी कि महिलाओं को लेकर के, उनके खिलाफ जो भेदभाव होता है महिलाओं को लेकर, उसको खत्म करने के लिए कन्वेंशन होती। मानवाधिकारों पर अमेरिकी कन्वेंशन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ये तो हो जाता है 1948 में। और इसके बाद होता है ये शायद 1966 का है, और ये शायद अमेरिका वाला जो है ये शायद 1970 के आसपास ही है, और ये भी कुछ इसी तरीके का है, इसी समय से ही होता है ये। 19 महिलाओं के खिलाफ जो है ये 1980 या 81 ऐसा कुछ इसका देख लें, एक बार कंफर्म कर लेना कब कौन कहाँ पे होता है। तो इसका आंसर जो बनेगा 4132, आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, 4132 दिया भी हुआ है, मेरे हिसाब से ठीक ही होगा। अब एक बार सॉफ्ट पावर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, पावर के ऊपर किताब लिखी थी, हार्ड पावर सॉफ्ट पावर, जोसेफ नाइक। ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति किसकी है? तो ओपन डोर पॉलिसी 1980s में जो है वो चाइना के अंदर आई थी, और डेंग जियाओपिंग जो है उनको चाइना का जो है पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है, कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का जो है, चाइना की अर्थव्यवस्था का, आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है इसको, डेंग जियाओपिंग। ठीक है, इसके बाद आपकी किताबें फिर से ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये आपके हंसे मार्गेन थोई है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो ये जॉन मियर सिमर, फ्रॉम वेल्थ टू द पावर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिला लीजिए एक बार। ये हो गया आपका इसके साथ, मियर सिमर के साथ। ठीक है, और ये इनके साथ मॉर्गेनथो के साथ हो गया। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये केनेथ वोल्ट की किताब है, और फ्रॉम वेल्थ टू पावर ये जकारिया, फ्रीद जकारिया। ये किताब आपको इस तरीके से याद कर लेनी है, पेपर में आएंगे भाई, बिल्कुल श्योर लिख लीजिए। 2 क्वेश्चन आएंगे तो या समझ लीजिए 8 किताबें आ गई, हर एक यूनिट से आएंगे 2-2 क्वेश्चन किताबों के। तो आप सोच करके चलिए कि कितने हो गई भाई, 60-70 किताबें पूछेंगे आपसे कम से कम। 60-70 किताबों के बारे में पूछना बनता भी है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका ये, कि आपने पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं, ऐसा तो होना ही चाहिए। इनको सही ढंग से सुमेलित करना है। डोकलाम ट्राई जंक्शन, ईस्ट डे आतंकी हमला श्रीलंका, ये डोकलाम ट्राई जंक्शन यहाँ लिखा क्यों नहीं हुआ इसके सामने कि ये चाइना होना चाहिए? ईस्ट डे आतंकी हमला, यूक्रेन नाटो, यूक्रेन तो है ही नहीं नाटो के अंदर। इराक जो वो जीसीसी, ये भी तो जीसीसी का सदस्य नहीं है, नहीं है ये भी इसका सदस्य, तो ये चाइना के साथ आएगा इसका। ठीक है, और मतलब ये इस तरीके से बनेगा, चाइना के साथ हमारा झगड़ा है, लेकिन डोकलाम जो है वो एक ट्राई जंक्शन जगह है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं हम। तो ये बात तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ठीक है। और ईस्ट डे आतंकी हमला जो हुआ था वो भी श्रीलंका पे हुआ था, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब एक और दो, ये 2 चीजें ठीक है। यूक्रेन नाटो के अंदर नहीं है, इराक भी जीसीसी के अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया? ब्रेग्जिट हो चुका है, कब हुआ था इनका मतदान? 2019 में ब्रेग्जिट के पक्ष में यूनाइटेड किंगडम ने, जबकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है जनता ने कब किया था? 2016 में, यूनाइटेड किंगडम ने 2019 में। और ये अलग कब हो गया ब्रेग्जिट से, अलग कब हो गई ये? ब्रेग्जिट कब हुआ था? 2020 में। ठीक है, तो जल्दी हो गया था। कई सारे प्रधानमंत्री बदले गए, कंजर्वेटिव पार्टी इसके अंदर जो है बहुत बार, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, अब ये ऋषि सुनक, ये कई सारे प्रधानमंत्री जो बदल बदल करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प संख्या 69/131 के माध्यम से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने 2014 में घोषणा की थी, यूएनओ ने। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 जून को, जल्दी ही आने वाला है योग दिवस। मोदी जी आएंगे, योग दिवस मनाएंगे, आप लोगों को भी मनाना। ठीक है, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये किताब किसकी है? सब जानते हैं भाई, जे एन टिकनर की है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन के 12 स्तंभों को परिभाषित किया है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो गवर्नेंस के 12 पिलर बताए हैं, कौन से बताए हैं, ये तो आपको खुद देख लेना है। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? नहीं लग रही मुझे। दूसरी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो वो 14 सीधे तौर पर शासन में सुधार से संबंध है। 14 इसके तो 17 लक्ष्य हैं, 14 तो है ही नहीं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के हैं वो तो आप दो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों ही गलत हो गई है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कालक्रम में व्यवस्थित करना है इनको। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर संविदा, रियो डी जेनेरियो पर्यावरण सम्मेलन 1992। मानवाधिकारों पर यूएन घोषणा 1948। तो आंसर हो जाएगा 4231। 4231 यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लगभग 60 के दशक में हुआ था। ये डेट तो एक्चुअल नहीं याद है, लेकिन 60 के दशक में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध जो है वो यूएसए, इन्होंने छेड़ा था ये युद्ध। आतंकवाद के विरुद्ध इन्होंने ही तो घोषणा की थी। बिल्कुल ठीक है। समुद्री सिल्क मार्ग भारत ने बनाया? नहीं, चाइना ने बनाया है। ये तो चाइना काम कर रहा है इसके ऊपर। विक्टर यांकोविच, ये यूक्रेन के हैं, ये यूक्रेन में है, इनका यूक्रेन से रिलेशन है। नियंत्रण रेखा चीन? नहीं, ये तो एलओसी किसके साथ है हमारी? लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3, ये आएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये पैराग्राफ का क्वेश्चन आ गया। तो पैराग्राफ तो आपको खुद सोल्व करना है। ये आपके सामने पैराग्राफ आ गया है। जो बच्चे यूट्यूब में हैं वो इसको एक बार आराम से स्टॉप करके पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसको साइड में रखिए और फिर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, अब क्वेश्चन पढ़िए पहला, ये वाला क्वेश्चन है, इसको पैराग्राफ में देखिए और सोल्व करिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ आपका। ठीक है, 43rd क्वेश्चन है आपका ये वाला। 44 क्वेश्चन है आपका ये वाला। और 45 क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, तो ये आपको जोड़ लेने हैं, ये आपको बता देने हैं। ठीक है, बल्कि ये तो थोड़ा सा अलग ही है, इसको आप देख लीजिए। 44 तक ही होगा, 41 से 44 तक 4 क्वेश्चन ही बनते होंगे। ठीक है, ये भी इसी का है पार्ट, इसको भी आप खुद जोड़ेंगे, ये देख लेना एक बार। 46 क्वेश्चन पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सब जानते हैं भाई, स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम के अंदर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के व्यवसाय सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? सॉरी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत में कौन कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेशनल रिलेशन में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आती है। सिस्टम थ्योरी के ऊपर कौन कौन से यहाँ पे नहीं होंगे? तो मार्टिन कापलान तो उसके अंदर आते हैं, केनेथ बोल्डिंग भी उसके अंदर आते हैं, और कार्ल डब्ल्यू डाइस ये भी उसके अंदर आते हैं। तो ये वाले जो हैं CW मैनी, ये व्यवस्था सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हैंस जे मार्गेंथो के यथार्थवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? हैंस जे मार्गेंथो के 6 सिद्धांत हैं, 6 को आपको याद रखना चाहिए। 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये कौन सी बात जो है वो नहीं इसके सिद्धांत में शामिल है? ये कहता है राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होते। कैसे कहेगा भाई? रियलिस्टिक व्यक्ति है कि सार्वभौमिक नैतिक मूल्य तो होते ही नहीं। कहते कि पावर के लिए संघर्ष से कोई नैतिक मूल्य की आवश्यकता नहीं है। जबकि ये कहता है कि राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है, राष्ट्रहित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है, राजनीतिक गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है। ये बिल्कुल ठीक बात है तीनों की तीनों। ठीक है, पावर के लिए संघर्ष है, ये भी एक बात आती है इसके मूल्यों के अंदर। तो ये वाला मूल्य इसके अंदर नहीं आता, पहले वाला। नेक्स्ट है जो यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं? कि भाई यूएन जो है शांति स्थापना करना चाहता है, तो उसके कौन से वक्तव्य जो हैं वो इसके बारे में सही साबित होते हैं? तो ये देखिए, ये दिए हुए हैं आपके। इसका प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं कि भाई क्या शांति स्थापना के लिए यूएन के चार्टर में प्रावधान जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिए गए हैं?
नहीं दिए गए। ये बात बिल्कुल ठीक जच रही है। यूएन के महासचिव का एकमात्र परमाधिकार है, नहीं, ये कोई परमाधिकार की बात करते ही नहीं है। उत्तर शीत युद्ध के बाद के काल में इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए। यूएन के अंदर जो है वो आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के चेंज देख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र इसे संयुक्त रूप से प्रयोजित किया है ना, ये बातें नहीं है। ठीक है, 1 और 3 ये दो बात ठीक है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके बारे में ठीक है। नेक्स्ट आपका सूची मिलान करनी है। लेक्स सक्सेस सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, तो स्टॉकहोम तो ठीक ही है। चिपको आंदोलन, रियो अर्थ सम्मेलन 1992, ये भी ठीक है। लेक्स सक्सेस सम्मेलन ये हो गया, चिपको ये हो गया। आप बताइए कहां पे गड़बड़ मची हुई है। तो आंसर क्या हुआ? 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ये आंसर आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें दिया गया है कि आपको जो है इनको मिलाना है। तो एजी फ्रैंक है, कार्ल डब्ल्यू डाइच है, मिखाइल गोर्बाचोव है, मार्टिन कैप्लान है। इनके सामने ये दिए गए हैं सूची नंबर 2। तो एजी फ्रैंक ने क्या किया था? एजी फ्रैंक देते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है। कार्ल ड्यूच जो हैं वो देते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन की कम्युनिकेशन थ्योरी कार्ल ड्यूच से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और डिपेंडेंसी थ्योरी एजी फ्रैंक से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव जो ग्लासनोस्ट की नीति लेके आते हैं 1989 के अंदर लगभग ग्लासनोस्ट की नीति लेकर। मार्टिन कैप्लान जो है ये सीधी सी बात पीछे भी देखा था हमने, सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास निगम और बहुपक्षीय गारंटी निकाय, आपको ये बताने हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वित्त, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, और इसके बाद बहुपक्षीय गारंटी निकाय, ये चारों आपको मिलान करने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये ऋण देता है, ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में आईएमएफ खड़ा होता है। और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम क्या करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी जो वो क्या करती है? विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध, यानी कि प्राइवेट वेंचर्स को डेवलप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए लोन देती है। और विकास संघ क्या करता है? ये सस्ते लोन प्रोवाइड करवाता है। तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है। और बहुपक्षीय गारंटी निकाय जो है ये विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रभाव में, प्राइवेट इक्विटी फ्लो में जो है ये मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। ये आप इनको जोड़ लेना आपस में और याद रख लेना इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आता है, कालक्रम में लगानी है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में होती है, तभी जानते होंगे आप। रूस के अंदर वर्साय की संधि कब होती है? 1919 में होती है। नाजी जर्मन सोवियत अनाक्रमण समझौता 1937 में होता है। ठीक है। एक देश में समाजवाद ये 1929 में शायद आता है, स्टालिन के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? सबसे पहले 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात होनी चाहिए। 1, 2, 4, 3 ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? नियो रियलिस्टिक्स के केंद्र में क्या नहीं है? देखिए, कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी एक्टर होते हैं वो सारे के सारे एक अनार्किस्ट सिचुएशन में काम करते हैं। दूसरा, कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारित संरचना है, बिल्कुल ये स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। ये कहता है कि कोई भी एक्टर जो है, जो कुछ भी उसका बिहेव जो हो वो उस संरचना के हिसाब से हो, उस
स्ट्रक्चर के हिसाब से है। थर्ड आता है आपका राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते, ऐसा कोई भी सतत पूंजीवाद के बारे में कहीं नहीं, सस्टेन कैपिटलिज्म के बारे में, सस्टेन मोनोपोली कैपिटलिज्म, मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म के बारे में बात नहीं करते। कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना, सुरक्षा दुविधा, यानी कि इनके बीच में जो है जॉन हर्ज इस बात को लेकर आते हैं। जॉन हर्ज बोलते हैं कि जो ये एक्टर होते हैं इनके बीच में आपस में एक दूसरे के बीच में अविश्वास होता है, एक दूसरे से डर रहता है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, इसलिए इनके बीच में सिक्योरिटी डायलेमा खड़ा रहता है, सुरक्षा दुविधा रहती है कि कहीं तुझ पे हमला ना कर दे, और हमला कर देगा तो तुझे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ताकतवर बन जाओ। ठीक है, तो ये हमेशा उनके बीच में अविश्वास जो है, एक दूसरे भरोसा ना करना, एक दूसरे डर रहना, ये सुरक्षा दुविधा का कारण है, क्योंकि मतलब ये सिक्योरिटी डायलेमा का कारण है। तो यहाँ पे ये वाली बात जो ये शामिल नहीं है, इसके केंद्रीय विषय में नहीं है। ठीक है, बाकी है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत, रिजिम थ्योरी। रिजिम थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन से सही है? ठीक है, ये हमें बताना है एक बार, निम्नलिखित में कौन से सही हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आता है रिजिम थ्योरी के अंतर्गत आएगा आपका, कौन से सही नहीं है हमें यही बताना ना। तो एक तो ये अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल, व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल, नियम व्यवहार तो कहीं आएगा ही नहीं, ये गलत है। दूसरा, वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है, ये रिजिम थ्योरी के अंदर ये चीज तो आ जाएगी, ये चीज तो उल्टे तो नहीं पकड़ रहे हैं हम। अच्छा, सही हैं बताना हमें, तो इसका मतलब नियम व्यवहार रिजिम थ्योरी में ये आना चाहिए फिर तो। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर शामिल हैं सही कथन बताना है, तो एक बार पढ़ लेता हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। अनार्की इंटरनेशनल सिस्टम में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है, यानी कि अनार्की सिस्टम में नियम शामिल करवाने का व्यवहार जो वो एक शासन सिद्धांत रिजिम थ्योरी के अंदर आता है। इसको हम ठीक मान लेते हैं, डाउट है लेकिन ठीक मान लेते हैं, ये सही है। सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को नहीं, सामूहिक सुरक्षा के ऊपर नहीं जाते रिजिम थ्योरी, नियमों के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर कैसे जाएंगे? नहीं जा रहे हैं। और प्रमुख शक्तियां इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों को समाधान, आपस में कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करेंगी, ये भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है, देखता हूं एक बार। उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया। ये बात अब पहली और चौथी बात एक जैसी हो गई है। ये कहते हैं नियम शामिल व्यवहार करवाने हैं, ठीक है, इसके लिए कोशिश करते हैं। और अगर ये नियम शामिल व्यवहार करवाते हैं तो उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके द्वारा इनको परिभाषित करेंगे। तो यहां पे हम मान सकते हैं कि सही बात 1 और 4 हम मानेंगे, 2 और 3 को नहीं मानेंगे। ठीक है, दोनों ये कॉन्ट्राडिक्टरी ही यहाँ पे, तो इसलिए 1 और 4 को हम मान करके चलते हैं। और यहाँ पे दिए भी ऐसे ही हुए, 2-2 कर करके, 3 दिए नहीं हुए हैं। ठीक है, और कहीं 2 और 3 दिया हुआ है, लेकिन इसको ठीक नहीं कर सकते हम। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके बारे में सही कथन बताना हमें, कौन से सही हैं। तो एक बार देख लीजिए, अंतरराष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन ने 18 जुलाई 1998 को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि को अंगीकार किया था। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, लेकिन यह है एक स्वतंत्र संगठन, ये तो बात ठीक है। ठीक है, इसकी संविधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई, 2002 में लागू हो गया था, 1 जुलाई का पता नहीं, मतलब कि इसके अंदर जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 अंग है, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन, ऑफिशियल, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर और रजिस्ट्री। हाँ, चारों ही हैं, ठीक है चारों। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये गलत हो गया।
कंप्लीट कंफर्म नहीं है, ये डेट का कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तीनों ठीक है तो हम इसको गलती मान लेते हैं, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कथन एक, कथन दो, दो बताए गए हैं। शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर हमें यह बात कंफर्म करनी पड़ेगी। देखो, कोई भी शांति और सुरक्षा संबंधित मामला हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों सहित, ये 5 स्थायी सदस्यों में से कुछ लोग उसमें शामिल हों, उसके अंदर भी 2/3 हो, सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से। टोटल कितने होते हैं? 15 है ना, 9 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं और 5 स्थाई हैं। तो इनके सहित जो है, ये भी मिला करके वो भी मिला करके 9 देश अगर वोट कर देते हैं तो फिर ये बात कंप्लीट मानी जाएगी, यहां शांति के लिए सही है। ठीक है, ये बात भी ठीक। सेकंड, यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप में विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व कहां करता है? कहां करता है बताइए? 5 देश सिक्योरिटी काउंसिल में हैं जो परमानेंट हैं, और नॉन परमानेंट 10 बैठे हैं। तो 15 देश क्या पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे? नहीं कर सकते, इस बात को हम गलत मान लेते हैं। तो एक ही बात ठीक है बस। नेक्स्ट चलते हैं। भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है? बिल्कुल करता है। भारत ग्लोबली तौर पे जो है वो ये चाहता है कि हम परमाणु मुक्त हो जाए दुनिया। ठीक है, परमाणु रहना ही नहीं चाहिए, डिसआर्मामेंट होना चाहिए। ठीक है, परंतु उसकी इच्छा है कि यह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। बात तो ये भी ठीक है कि न्यूनतम प्रतिरोध हो, कि लड़ाई ना हो। सेकंड, इसका कारण दिया। कारण क्या दिया कि भारत क्यों ऐसा बोलता है? भारत इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। कि भारत की जो परमाणु नीति है वो क्या है? वो भारत की परमाणु नीति अपनी वैश्विक यानी कि अपनी वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, और अपनी जो रीजनल चिंताएं हैं उसको दूर करने के लिए है। ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात भी ठीक है, और इसीलिए भारत उसका समर्थन करता है कि भाई विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक भी होना चाहिए। ठीक है, निशस्त्रीकरण तो हो। ठीक है, तो हम दोनों बातें ठीक मानते हैं और व्याख्या भी ठीक मानते हैं। नेक्स्ट आपके सामने फिर से वही ट्रीटी दी गई है। इन ट्रीटीज में देखना है आपको कौन सी ट्रीटी कब हुई थी। ठीक है, और ये आपको मिलान करना है। तो जैसे साल्ट 1 कब हुई थी? 1972 में। साल्ट 2 कब हुई थी? ये हुई थी 1979 में। और स्टार्ट 1 कब हुई थी? ये 1990 में। और INF ट्रीटी ये हुई थी 1987 में। और सारी की सारी ट्रीटी USSR वर्सेज USA इनके बीच में होती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हंस जे मर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरीक्षण किया है? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, फेमिनिस्ट नजरिए से किसने हंस जे मर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल जो हैं पॉलिटिकल रियलिज्म के, उनको रिव्यू किया है, उनका पुनर्निरूपण किया है? ये किसने किया है? JN टिकनर हैं जो इस बारे में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेटिक, कौन काम करता है उसके अंदर? ये यूरोपीय संघ के अंदर बताना भाई, ध्यान रखिएगा। तो आप सब जानते हैं यूरोपियन आयोग, यूरोपियन कमीशन। ठीक है, अपने अस्तित्व को शाश्वत बनाए रखने के लिए कार्य करने वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत किसका है? सब जानते हैं भाई, जेम्स लेवलोक इस बारे में बात करते हैं। और जेम्स लेवलोक जो हैं वो जुड़े हुए गया हाइपोथेसिस से, गया परिकल्पना से। ये याद रख लीजिएगा, ये पेपर में आते भाई, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, मैंने भी इनके रट्टे ही मारे हैं। बस ये पता किया कि गया हाइपोथेसिस जो है वो डायरेक्टली एनवायरमेंट के बारे में बात करेगी, और एनवायरमेंट के बारे में इस गया हाइपोथेसिस को देने वाले जो हैं वो जेम्स लेवलोक हैं। याद रख लीजिए, जेम्स लेवलोक नाम लिख लीजिए इसके सामने। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सुरक्षा परिसर, सामूहिक सुरक्षा, सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं, कैसे इनको मिलाइए?
मिलान करना है, बिल्कुल मिलाइए इनको। देखिए, जो सुरक्षा परिसर की बात होती है वो करते हैं बैरी बुजान, ठीक है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कौन करते हैं? ये बात करते पाल्मे रिपोर्ट आई थी 1992 में। और ये कम्युनिटी सिक्योरिटी की बात कौन करता है? कम्युनिटी सिक्योरिटी की ये कार्ल ड्यूच इस बारे में बात करते हैं। जो कार्ल ड्यूच कम्युनिकेशन की बात करते हैं वही बात करते हैं। और सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं रॉबर्ट जेरविस। याद रख लेना चारों के चारों को, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से मिलान करने, केनेथ वोल्ट, जॉन मियरस्टीमर, हांस जे मार्गेंथो, थ्यूसिडाइस। देखो, द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण किसने किया है? कौन करता है ये बात? तो ये केनेथ वोल्ट ही बात करते हैं। द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण जो वो केनेथ वोल्ट ने किया है। हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया हांस जे मार्गेंथो। ये आपके हित हैं, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट है जो राज्य अपनी सापेक्ष शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास, भाई बढ़ाने का, ऑफेंसिव हो गई जॉन मियर सीमर। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है अथवा उन्हें परिसीमित किया जाता है, ये थ्यूसिडाइस बात करती। मिल गए सारे के सारे। नेक्स्ट चलिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कौन सी विशिष्टताएं हैं वो हमें बतानी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और लोस्ट लास्ट रिपोर्ट के रूप में रोम विधि स्टैच्यू द्वारा स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है, रोम के अंदर ही है ये। इसके बाद पूछा गया कि आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र का भी तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक अथवा असमर्थ, यानी कि देश का न्यायालय जब समर्थ ना हो ना तभी वो करेगा जांच, तब उसके बगैर नहीं करेगा। तो ये भी बात ठीक है। या युद्ध अपराधी कृत्यों के विरुद्ध अभियोजन नहीं चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है भाई, क्यों नहीं चला सकता है, ठीक है। तो ये विशेषता इसकी नहीं है, यानी कि चला सकता है। आईसीसी हेग में स्थित है? नहीं, नहीं है, रोम में है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना किस संबंध से, किस अस्त्रों से संबंधित? तो परमाणु ही होगा भाई, कहीं ना कहीं होगा। तो हम तो बात करेंगे परमाणु की ही यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है? भाई लिबरलिज्म के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहे हैं? तो देखिए, विदेशी निवेश बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। उत्पादन बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। बेरोजगारी बढ़ी है, इसको नहीं मानेंगे कि भाई लिबरलिज्म ने बेरोजगारी बढ़ाई है। प्रौद्योगिकी उन्नति हुई है, ये हुई है। तो 1, 2 और 4 ये आएंगे, थर्ड ये नहीं आएगा। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सही हैं? ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ ये कहीं सोच मत लेना, ये वैसे टाइप हो जाते हैं, कई बार टाइप करते हैं। तो आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कौन से कथन सही हैं, आपको बताने हैं ये वाले। तो आप देखिए एक बार, एकमात्र संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार के नियमों को संबोधित करता है, उनको बताता है, ये बिल्कुल सही है। 1996 में हुई थी स्थापना? नहीं हुई थी, 1995 में हो गई थी। मुख्यालय जेनेवा के अंदर है, ये बात ठीक है, बिल्कुल जेनेवा में है। इसमें लगभग 680 का स्टाफ है? नहीं, नहीं है स्टाफ इसका अपना यहाँ पे इसमें कुछ, ठीक है। तो आंसर 1 और 3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित संगठनों का कालक्रम बताना है। आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई, G7, G20 ये कब बनते हैं, ठीक है। IBSA, ठीक है, मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे इसका ध्यान आ रहा है 1975 में आता है, ठीक है। ये तब बनता है जब पूरी दुनिया के ऊपर ऑयल क्राइसिस आ गया था, अमेरिका के ऊपर ऑयल क्राइसिस आया था, और अमेरिका अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए फिर G7 ग्रुप बनाया था, ठीक है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है ये 2000 के बाद बनता है। ब्रिक्स डेवलपमेंट शायद ये 2014 में कुछ इस तरीके से इस समय पे आकर के बनता है। G20 काफी पहले का बना हुआ है, G20 बड़ा संगठन है और
शायद 1990 कुछ इस तरीके से बना होगा ये। ठीक है, IBMF, इसके बारे में आप देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, मैं गारंटी नहीं कर रहा यही होंगे, आपको चेक करने पड़ेंगे। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूनेस्को बताइए कब बना था? 1945 में ही बना था, क्योंकि सारे संगठन उसी में थे। काम कब शुरू किया? 1946 में। बना 45 में, काम 46 में शुरू होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। दो अभिकथन है, ये अभिकथन लिखा हो, तय कर लेना इसको। अभिकथन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, की गई थी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या विश्व शांति बनाए रखना था उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था? बिल्कुल बनाया गया था भाई, उसीलिए तो बनाया था वो, कि दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने, युद्ध नहीं होने देने हैं, इसका उद्देश्य ही ये है, इसीलिए बना था ये। तो हम इसको ये मानकर चलते हैं आंसर। इसके बाद जो है, यूएन की इन संस्थाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यूएन की कुछ संस्थाएं दी गई हैं, उनको कालक्रम में लगाना है, ये आपको खुद देख लेना है कौन सी कब कहां पे आती है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD 1948, ठीक है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड एजेंसी, ठीक है, IFA। तो इनको आपको बताना, मुझे इसके बारे में पता था, ये थोड़ा सा मुझे डाउट में है, मैं नहीं जानता इनके बारे में, अभी के लिए आपको बोलूँ कि झूठ बोल करके बता दूं यही आंसर होगा, तो आपको इनको खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लेना, चेक कर लेना, आंसर जरूर आते हैं यहीं से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बनी? तो 1948 में बनी होगी भाई, मेरे हिसाब से तो 48 होना चाहिए। बाकी आप एक बार चेक करिएगा, मैं बता भी दूंगा आपको। तो नहीं, ये थोड़ा सा डाउट में है, 48 नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, 48 नहीं है ये, 1946 में बन गया था। हमने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया, मुझे याद आ गया था, 1946 में ही इसको ILO को शामिल कर लिया गया था। इसके बाद जो है आपका दिया गया है फ्लाइंग बीज, ये फ्लाइंग बीज लिखा होगा, बीज लिखा हुआ है, फ्लाइंग बीज जो ये शब्द है कौन से संगठन से जुड़ा हुआ? आसियान संगठन सुना है, इससे जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट, जसिन बेल्लो पद का अभिप्राय क्या है? जसिन बेल्लो ये इंटरनेशनल लॉ में आता है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंदर इसको यूज किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून क्या होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप युद्ध को जो है उचित तरीके से संचालित करेंगे। आपको ये बताता है, ये टर्म जो कहती है, ये कहती है कि आप युद्ध को जो है किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जस्ट वार की थ्योरी देता है यहाँ पे। तो इसका मतलब जस्ट वार की थ्योरी यहाँ पे किसके अंदर है? युद्ध की ओर उचित प्रस्थान, नहीं नहीं नहीं, युद्ध की ओर उचित प्रस्थान नहीं, वैध बल का सीमित प्रयोग, वैध बल मतलब कि नहीं, ये भी नहीं होगा। युद्ध का उचित संचालन, भाई युद्ध क्या आपने संचालन किया वो ठीक किया है, यानी कि आपने युद्ध क्यों किया, ये जवाब पूछा जाए तो आप कहेंगे मुझे, मैंने इसलिए युद्ध किया। ठीक है, ये बात बतानी है, तो ये आंसर ठीक होगा इसका। इसका ब्रेग्जिट के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है। ब्रेग्जिट का तात्पर्य है यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तो सही सही ये बात तो नहीं, ये सही नहीं पूछ रखा इन्होंने, ये तो बात सही है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन के संबंध ने यूके को भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया था, कि यूरोपियन यूनियन के साथ यूके था तो उसको जो है ना बहुत ज्यादा बेरोजगारी जो है वो झेलनी पड़ रही थी, और इकोनॉमिक बर्डन जो वो भी आ रहा था, ये भी बात ठीक है, उन्होंने आर्गुमेंट दिया इस बारे में। ब्रेग्जिट वाद विवाद ने PM डेविड कैमरून को त्याग पत्र के लिए बाध्य कर दिया था, बिल्कुल उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था डेविड कैमरून ने। कैमरून के बाद जो बोरिस जॉनसन बनते हैं, फिर थेरेसा मे बनती हैं, फिर ये बाद में आकर के लास्ट में जो है ऋषि सुनक बने हैं। ठीक है, और जो बोरिस जॉनसन है वही इसको अलग करवा पाते हैं। तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, बहुत ही इमोशनल हो गए थे, रोने लग गए थे, थेरेसा मे भी रोने लग गई थी कि नहीं ब्रेग्जिट नहीं करना है, लेकिन करना पड़ा और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट दिया। ब्रेग्जिट के पक्ष में युवा मतदाताओं ने वोट दिया था क्या? नहीं, ये बात गलत है इसकी, ये ब्रेग्जिट से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रसन्नता सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में निम्न में से किस देश का सृजन? हैप्पीनेस इंडेक्स किस देश ने बनाया था? भूटान ने बनाया भाई, सब जानते हैं, आपने फॉरेन पॉलिसी पढ़ी होगी, हम पढ़ाते हैं तो। भूटान ही एक ऐसा देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है। ठीक है,
किसने कहा? जब कूटनीति समाप्त होती है तो युद्ध आरंभ होता है। भैया जी, एक ही व्यक्ति हैं एडोल्फ हिटलर, कि जब आपकी कूटनीति समाप्त हो गई, आप जब जो है लोगों को बरगलाना बंद कर गए, आपको पता नहीं कैसे बरगलाने, फिर आप लड़ना शुरू करते हैं, युद्ध शुरू कर देंगे। इसके बाद जो एनपीटी व सीटीबीटी के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन से वाक्य सत्य हैं? एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में कौन सी बात सत्य है? तो इनमें आप देख लीजिए, क्या भारत ने हस्ताक्षर की अनुमोदित नहीं की? एनपीटी भारत ने नहीं की थी, बिल्कुल नहीं की थी एनपीटी, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। भारत ने सीटीबीटी हस्ताक्षरित की, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत ने एनपीटी हस्ताक्षरित की, नहीं, ये बात भी गलत है, उसने हस्ताक्षर किए नहीं। भारत ने न ही एनपीटी व सीटीबीटी हस्ताक्षरित की और न ही अनुमोदित की। ये क्या लिखा है? हस्ताक्षरित की परंतु अनुमोदित नहीं। नहीं, भारत ने हस्ताक्षर किया ही नहीं थे भाई, इस पे हस्ताक्षर किए ही नहीं, ये गलत है टर्म। तो ये वाली टर्म ठीक है, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सीरिया के युद्ध के अंदर? तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन दिया गया है आपके लिए कि सीरियाई सेना के लिए हिजबुल्लाह के समर्थन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में पुनः हस्तक्षेप किया। ना, इसने नहीं किया था। 2013 में दामरस्क में हुए सारीन नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। ये बात हुई थी कि भाई रासायनिक हथियार खत्म करने हैं, ये बात बिल्कुल हुई थी सीरिया के ऊपर हमले को लेकर के, सिविल वॉर जब हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ सीरिया के रासायनिक हथियारों के जखीरे को नष्ट करना चाहता था, परंतु उसे नष्ट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, ये भी बात ठीक नहीं है। अरब स्प्रिंग के बाद 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीरिया में हस्तक्षेप किया, ये भी गलत है। तो बात है सिर्फ ये वाली ठीक। इसके बाद रिक्ति पूर्व प्री एम्प्टिन रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बारे में ये देख लेना भाई, ये नीति मुझे भी नहीं पता है, प्री एम्प्टिन, ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना। आंसर के बारे में हम बात कर ले, रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की गई, ना, युद्ध रोकने के लिए नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुकूल इसको हम आंसर मान के चलेंगे, ठीक है, मुझे वैसे ही याद था ये, ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ये आपको खुद लगाने भाई, खुद लगा लेना कब कौन सा होता है। ये 1979 है, 1985 है, और टोक्यो ट्रायल, न्यूरेमबर्ग के टोक्यो ट्रायल, औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु सीएससी की बैठक 1989। तो लगा लेना एक बार इसको अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2002 में, जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी यानी कि एक्सिस ऑफ ईवल के रूप में बताया था? किन देशों को बताया था? तो उत्तर कोरिया को, ईरान को, इराक को। कहां पे है ये रहे उत्तर कोरिया, इराक और ईरान, ये बताए थे इन्होंने। सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों को पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? किसको बनाया गया था? तो एक व्यक्ति थे ब्लिक्स नाम के, कौन है ये रहे, हैंस ब्लिक्स को बनाया गया था। तो कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 में जो है सहस्त्राब्दी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के आते हैं, और उसमें कौन सा लक्ष्य नहीं है ये हमें बताना है। तो हमें देखना है कि अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना, ये ठीक है। पर्यावरणीय पोषण सुनिश्चित करना, ठीक है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति करना, यानी कि विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि अपनी जीडीपी का 2% भाग का योगदान देंगे, ये नहीं था, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। इसके बाद जो भारत पर पोखरण 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? तो अमेरिका ने बहुत जल्द हटा लिया था, जब उसके ऊपर अमेरिका के ऊपर हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तब उसने अपने हटाने शुरू कर दिए थे। तो कब हुआ उसके ऊपर हमला? 9/11/2001, ठीक है। इसके बाद फिर से दिया गया है, सूचियां दी गई हैं, इनको आपस में मिलान करना है, तो मिलान आप खुद कर लेना, सारी की सारी आपके सामने पहले भी आ चुकी सारी की सारी यही ट्रीटी। इसके बाद जो है किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया था? तो सुपर पावर शब्द का प्रयोग जो है विलियम फोक्स जो है उन्होंने इसका प्रयोग किया था। और इसके बाद कथन और कारण, भारत में अभिजात्य वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजात्य वर्ग ने, ये पॉलिटिकल एलिट्स की बात हो रही है, एलिट्स वर्ग ने जो है दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा था। अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि
ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभिजात्य वर्ग ने जो है, एलिट्स ने जो है वो भारत के लोकतंत्र को जो है पहले प्रदान कर दिया, लेकिन उसके ऊपर लंबे समय तक बने रहे उसी के ऊपर। और अब क्योंकि क्रांति किस माध्यम से हो रही थी, क्रांति कैसे होती थी, क्योंकि मतदान के अंदर से क्रांति करने की सोची जा रही थी, तो बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो एकाधिकार बना करके रखते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार क्या बात ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, टाइम लग रहा है इसमें। आधुनिकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? आधुनिकरण को किसके सादृश्य माना जाता है, किसके तुलनात्मक तौर पे हम उसको समान मानते हैं? तो इसको हम मानते हैं कि जो पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन है, यूरोपियन है, और राष्ट्र राज्य तंत्र का जो उदय हुआ है उसको मानते हैं, औद्योगिकरण को नहीं मानते हैं, आधुनिकरण को। ठीक है, तो इसके समान हम इसको मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का कालानुक्रम क्रम है? तो परमाणु शक्ति संपन्न कौन देश पहले बनता है? तो सबसे पहले अमेरिका बनता है, फिर सोवियत यूनियन बनता है, फिर ब्रिटेन बनता है, फिर फ्रांस बनता है, फिर चीन बनता है। तो इस तरीके से आएगा ये सारा। ठीक है, इसके बाद जो है ये क्वेश्चन दिया गया है कि शीतयुद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया। राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रों का हित जो हो, उनका राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जो सार्क के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं कि सार्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो हम देख सकते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस जो पर्यवेक्षक हैं ना, इसके अंदर नहीं है। सदस्य राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा का संवर्धन करना और सुदृढ़ करना, सामूहिक सुरक्षा की बात है ही नहीं इसके अंदर, ये तो आर्थिक संगठन है। भारत 2 बार सार्क का महासचिव बन चुका है, बिल्कुल ठीक है। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में ही हुआ था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हम मान चलते हैं 3 और 4 दोनों बातें ठीक है। नेक्स्ट जो है, किसने यह तर्क दिया कि वस्तु पर यथार्थ से हटकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्णय का विषय है? कौन इस बारे में बात करते हैं? तो कुछ निर्माणवादी लोग होते हैं, वो इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सुरक्षा विवादित अवधारणा है, और इसका कारण कि सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि सिक्योरिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के कि वो क्या है, क्यों है, इसलिए है कि वो मल्टी डायमेंशनल है, कोई एक पक्ष नहीं है सिक्योरिटी का। तो ये बातें सारी ठीक है। नेक्स्ट जो है, नव उदारवादी अपने लोकवादी ब्रह्मांड से अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य सर्जित करने की चेष्टा करते हैं, निम्नलिखित में से क्या अधिकतम है? तो हम इसके लिए मान सकते हैं कि प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन होना चाहिए, यानी कि रैशनली तरीके से जो है प्रकृति को आप एक्सप्लॉइट करिए, अनरैशनल तरीके से एक्सप्लॉइट मत करिए, ठीक है, उससे नुकसान हो जाएगा। राष्ट्र के अधिकार और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मोंटेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का निर्धारण किया गया था, उनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है ना, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्राप्त करने की क्षमता, ये बात बिल्कुल ठीक है, निर्धारित क्षेत्र भी ठीक था, युद्ध करने की क्षमता नहीं था, और स्थायी जनसंख्या ठीक था। नेक्स्ट जो है, इसमें क्या किया गया है, कौन सा कथन गलत है? सामूहिक सुरक्षा यथार्थपूर्व क्या हो गया, देखिए कौन सा कथन गलत है ये बताना आपको। सामूहिक सुरक्षा यथापूर्व स्थिति की रक्षा का लक्ष्य करती है, कि स्टेटस को, स्थिति जो उसकी रक्षा करती है, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा वैसे ही बनाए रखने की कोशिश करती है। सामूहिक सुरक्षा संस्थानिक रूपरेखा में कार्य करती है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम करती है, ठीक है। गल्फ संकट 1990-91 का विषण सामूहिक सुरक्षा का सफल प्रयोग है, बिल्कुल ठीक बात है। गल्फ संकट जो आया था उसमें जो है सामूहिक सुरक्षा से काम लिया गया था, वो ठीक है। सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन की नीति सामान्य परिस्थितियों में संगत रहती है ना, ये ठीक नहीं है, ठीक है। शक्ति संतुलन अलग है, सामूहिक सुरक्षा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विचारधाराओं के मार्गेंथो वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं? मार्गेंथो विचारधाराओं का वर्गीकरण करता है, तो उसके अंदर कौन सी चीज जो है वो सम्मिलित नहीं है? वो हेजेमनी को शामिल नहीं करता, ठीक है। आधिपत्य की विचारधारा जो है इसको ये शामिल नहीं करता है, ठीक है। यथापूर्व स्थिति यानी कि स्टेटस को बनाए रखने की, साम्राज्यवाद की विचारधारा, अस्पष्ट विचारधारा, ये सारी चीजें इसके अंदर ये रखता है, इसको नहीं रखता है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का टेस्ट, जिसको हमने सोल्व किया। बहुत ज्यादा जल्दी हमने कोशिश की इसको सोल्व करने की, ठीक है। और अब जो है इस टेस्ट को समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट को लेकर, अगले सॉल्यूशन को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए
धन्यवाद।